मौसम का ना पूछ मेरे भाई, बाबा जान का पारा बड़ी मुश्किल से नीचे आया है। इससे पहले कि वो लाहौर पहुंच जाएं जल्दी से यहाँ पे हाजिरी दे दे। वैसे भी मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है। ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी अब सोच रही कि तेरी दुर्गत बनते ना देख सका, दूसरी तरफ ज़ियाद कह के मैं काबू ना पा सका। इसलिए तो आपको पहले भेजा है, संभाले सब कुछ। ज़ियाद ने कहा, बेटा अब तक तो संभाला हुआ है, आगे गारंटी नहीं दे सकता। जितनी जल्दी हो सकता है पहुँच यहाँ, फराज ने हतमी लहजे अंदाज में कहा। ओके ओके, डोंट वरी, कल आ जाऊँगा इंशाल्लाह, ज़ियाद ने कहा। चले हनाल, पैकिंग कर ले, हम कल गाँव जा रहे हैं। वो फ़ोन बंद करके हनाल की तरफ मतवज्जो हुआ। वो अच्छा कहकर फिर से मसरूफ़ हो गई। गाँव जाने का सुनकर दिल एकदम से काँप गया था। क्या वाकई सर की फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? मगर उन्होंने मुझे कबूल ना किया तो अब वो ठुकराए जाने की अजियत नहीं सह सकेगी। रात को भी यही सोचते और खुद से उलझते हुए उसकी आँख लग गई। कब तक निकलोगे? सुबह उठते फराज की कॉल दोबारा आ गई। बस थोड़ी देर तक यार, ज़ियाद ने उठते हुए कहा। बहुत पुरतपाक इस्तकबाल होगा तुम्हारा, इसलिए बेटा ज़रा कटिंग शटिंग करवा के आना, वरना बाबा खुद ही कर देंगे, फराज ने उससे वार्न किया। ज़ियाद का कहका बेख्तियार था। पैकिंग करती हनाल ने हाथ रुकों से देखा। इतना तो ना डराएं कि मैं इरादा ही कैंसिल कर दूँ, ज़ियाद ने कहा। देख, मेरा काम तुझे वार्न करना था, अब आगे तुम जानो या बाबा, फराज ने कहा। ये आप चैटिंग कर रहे हैं, कल तक तो आप मेरे साथ थे, ज़ियाद ने हंसते हुए कहा। बस हम कुछ देर तक पहुँच जाएंगे, दूसरी जानब की बात सुनकर उसने कहा। फराज ने चंद एक बातें और कहकर फ़ोन रख दिया। हो गई पैकिंग? उसने हनाल से पूछा। जी बस हो गई है, वो सूटकेस की जिप बंद करने लगी। चलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर चलते हैं। हनाल की हालत अजीब हो रही थी। लम्हे तेजी से सरक रहे थे, उसका दिल घबरा रहा था। इसी कैफियत में वो तैयार होकर बाहर आई तो ज़ियाद गाड़ी में सामान रख रहा था। वो धड़कते दिल के साथ आकर बैठ गई। बस ये आखिरी मार्का सर करना था, उसके बाद ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। ज़ियाद ने उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाबा गुस्से के ज़रा तेज़ हैं, आप घबराइएगा नहीं, वैसे भी बेटी उन्हें बहुत अजीज़ हैं। आपको तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। वह खामोशी से ज़ियाद को बोलता सुन रही थी। अम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर है उनकी। उनसे मिलकर आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप पहली बार मिल रही हैं। वो मुख्तसरन उसे घर वालों के बारे में बता रहा था, मगर हनाल हनूस खामोश थी। हनाल, आर यू ओके? इतनी सीरियस क्यों है? अपनी बातों के जवाब में खामोशी पाकर उसने हनाल से कहा। सर, तो फिर मजबूरी आपकी है फैमिली बाबा मुझे को मनाने एक्सेप्ट के कर लिए लेगी? उनकी पसंद से शादी करनी परेशानी पड़ेगी। उसके चेहरे से आया ज़ियाद थी। ने संजीदगी जब के मैं साथ एक्सेप्ट कर काट चुका चुका हुए हूँ तो कहा। फैमिली क्यों नहीं आप करेगी? आप दूसरी शादी कर लेंगे? उसने पूरी स्क्रीन आंखें से खोलकर नज़रें ज़ियाद को हटाकर देखा। उसे देखा। दिल की धड़कन हाथ से स्वाह हो अगर गई ना थी, किया आंखों में तो नमी जमा होने लगी। उसके अंदर अब भी कहा खौफ तो था। है मजबूरी है, ज़ियाद ने अब भी उसी अंदाज में कहा। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? एक बार भी नहीं सोचा कहाँ जाऊँगी मैं, क्या होगा मेरा? इतना कह के वो पुर कर रोती। माय गॉड, हनाल क्या हो गया आपको? उसमें रोने वाली कौन सी बात है? उसने फ़ौरन गाड़ी एक साइड पर रोकी। जब मुझे छोड़ना ही था तो निकाह क्यों किया था मेरे से? वो अभी रोने से बाज नहीं आई थी। फॉर गॉड सेक, मैं क्यों छोड़ूंगा आपको? बीवी हैं आप मेरी। फिर अभी क्यों कहा था? उसने टिशू से मुंह साफ करते हुए कहा। जस्ट किडिंग यार, आप तो सीरियस हो जाते हैं, ज़ियाद ने हंसते हुए कहा। हनाल, एक बात क्लियर कर लें, चाहे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, मगर ज़ियाद हनाल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और मुझे आपसे भी यही वादा चाहिए। ज़ियाद की बात सुनकर उसके अंदर ढेरों सुकून उतर आया था। वादा, उसने पूरी यकीन लहजे में मुस्कुरा कर कहा। और आइंदा आप दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेंगे। हन्नाल ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहा। मेरे बाप की भी तौबा। उसने बाकायदा कानों को हाथ लगाए और गाड़ी स्टार्ट की। और खुदा के लिए मुझे सर कहना छोड़ दें। ओके सर, वो फिर से कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ज़ियाद हैरानगी से उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। निकाह से लेकर अब तक उसने पहली बार हन्नाल को खिलकर हंसते देखा था। ये लड़की वाकई चाहे जाने के काबिल थी। ध्यान से चलाइए, एक्सीडेंट करवाना है क्या? उसे अपनी तरफ देखते भागकर हन्नाल ने कहा। वो मुस्कुराकर विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी। वो गांव की हदूद में दाखिल हो गए थे। हन्नाल के चेहरे पर से फिर से परेशानी की लहरें छा गई थी। बी रिलैक्स, मैं हूँ ना, ज़ियाद ने उसे मुतमिन करना चाहा। पहले विसल पर ही मेन गेट खुल गया था। सामने एंट्रेंस पर फराज भाई खड़े थे। वो लरजते हाथों से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। ज़ियाद भाई से गले मिल रहा था। हनाल, ये फराज भाई हैं, हमारे बड़े भाई। उसने फराज का तारुफ बनाया। हनाल को देखकर फराज उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने आहिस्ता से सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? कोई परेशानी तो नहीं हुई सफ़र में? फराज ने उसके सर पर हाथ रखा। नहीं भाई। हनाल को उससे मिलकर अजीब सी मसरत का एहसास हुआ। कुछ देर पहले वाले खौफ में यकसर कमी आ गई थी। बाबा कहाँ हैं? ज़ियाद ने इधर देखा, सरगोशी में फराज से पूछा। आ रहे हैं बेटा, तैयारी पकड़ ले। फराज ने हंसते हुए कहा। इतने में हाल के दरवाजे से बाबा अंदर आते हुए दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ज़ियाद गर्मजोशी से उनकी जानिब बढ़ा।
وہی رک جاؤ۔ ان کی کرز دار آواز نے حنال کے ساتھ ساتھ زیاد کا خون بھی خشک کر دیا۔ وہ قدم قدم ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حنال کی جان صحیح معنی میں ہوا ہونے لگی۔ زیاد نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بابا جان حنال کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بلیک چادر میں خود کو مکمل طور پر لپیٹے اور سر جھکائے کھڑی اس لڑکی کے پر انہیں فخر ہوا تھا۔ پہلے مجھے میری بیٹی سے ملنے دو۔ ان کے کہنے پر حنال نے جھٹ کے سر اٹھا کر پہلے انہیں پھر زیاد کو دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ بابا تو اس کے بابا کہنے پر ہی نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ جی اس کی آواز میں بھی لرز رہی تھی۔ زیاد کے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا۔ حنال سے ملنے کے بعد بابا نے زیاد کو گلے لگایا۔ مجھے فخر ہے تم پہ، انہوں نے زیاد سے کہا۔ تھینک یو بابا جان، تھینک یو سو مچ۔ وہ پھر سے بابا گلے لگ گیا۔ اتنے میں امی اور بہنیں بھی آ گئی۔ امی نے آتے ہی حنال کو خود سے لپٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ ماں کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھیگی۔ ماشاء اللہ، امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ چلو اندر چلو سب۔ زیاد سے ملنے کے بعد انہوں نے سب کو اندر آنے کا کہا۔ دلاور احمد گاؤں کے سردار اور وسیع اراضی کے مالک تھے۔ نیک اور صالح بیوی سے اللہ نے 5 اولادوں سے نوازا۔ سب سے پہلے ناہید آپا جو شادی شدہ تھی، پھر فراز جو کہ سول سروس میں تھا، تیسرے نمبر پر زیاد اور پھر چھوٹی 2 بہنیں عائشہ اور مریم۔ وہ دونوں ہی بہت شرارتی اور نٹ کھٹ تھیں۔ اس کے دل میں جتنا خوف تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ عائشہ اور مریم نے آتے ہی اسے باتوں میں لگا لیا۔ زیاد نے ٹھیک کہا تھا، اسے بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا وہ ان سب سے پہلی بار مل رہی ہے۔ شاباش بیٹا، آج تم نے میرا سر فخر سے اور بلند کر دیا۔ عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہی کوثر مت کہتے ہیں۔ جب مجھے فراز نے سب کچھ بتایا تو کچھ دیر کے لیے میں صدمے سے بالکل گھنگ ہو گیا کہ کیا کوئی تمہارے خلاف اتنی گری ہوئی بات بھی کر سکتا ہے۔ لیکن خیر، ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، یہ تو صرف قسمت کے کھیل ہیں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے۔ بس تم حنال کو ہمیشہ عزت دینا، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ جی بابا جان، اس نے فرمانداری سے سر ہلایا۔ زیاد جتنا پریشان تھا بابا کی باتیں سن کر اتنا ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ آج انہیں گاؤں میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں حنال کو پتہ چلا تھا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ امی، بابا، بہنیں، بھائی، کیا نہیں تھا اس کے پاس۔ بھلا اب کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی زندگی میں۔ اس کے ہر آنسو کے بدلے اللہ نے اس کو خوشی عطا کی تھی۔ اس کر کے کہہ کے ہنسیاں اور شرارتیں سب گھر والوں کی ایک دوسرے سے محبت کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ سارا دن مریم، امی اور عائشہ کے ساتھ لگی رہتی۔ زیاد کو تو یہاں کا وہ بھول گئی تھی۔ اب بھی وہ کمرے میں آتے ہی فوراً الماری کی جانب بڑھی تھی۔ جب زیاد نے اس سے کہا، محترمہ، میرا خیال ہے کہ آپ یہاں میرے ساتھ آئی تھی۔ اچھا، ویسے آپ ہیں کون؟ زیاد کا منہ صدمے سے کھلا رہ گیا۔ ہیلو میڈم، آپ اپنی یادیں ذرا سیٹ کر لیں، بہت جلد ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ یہاں آ کر تو آپ سب کچھ بھول ہی گئی ہیں۔ اس نے افسوس سے کہا، جی نہیں، ابھی یونٹ سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی مجھے کچھ دیر یہیں رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے جواب دیتا، مریم بابا جان کا عندیہ لے کر چلی آئی۔ بھائی بھابھی، آپ دونوں کو بابا جان بلا رہے ہیں۔ نیچے ہال میں بابا، امی، فراز بھائی سب موجود تھے۔